आज इस मेरे साथ वो हस्ती मौजूद है जिसे कॉमेडी किंग कहना गलत नहीं होगा। और आपको एक बात और बता दें कि ये कॉमेडी किंग जो है वो कभी किंग मेकर भी हुआ करते थे। राजीव निगम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने जो आपसे कहा कि आप किंग हैं कॉमेडी के, लेकिन आप कभी किंग मेकर भी हुआ करते थे। हुआ करते थे कभी भी और आज भी है। आज भी अब लिख रहे हैं। आज भी लिख रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे टैलेंट्स को मैं पिछले दिनों आगे लेकर के आया। और एक शो जो शुरू किया था हमने शुरुआती दिनों में शेखर सुमन के साथ। जी, मैंने उसी का जिक्र किया। मैं समझ गया। मूवर्स एंड शेखर्स, वो हम 24-25 साल बाद वापस लेकर के आ रहे हैं। क्या बात है। सेम से शेखर जी के साथ। शेखर जी। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता था। ये हम लोग देखा करते तो बड़ा एंजॉय किया करते हैं। वो शेखर साहब की जो एक्टिंग है ज़बरदस्त। ये नहीं पता था कि इसके पीछे जो हाथ है वो ये बैठे हैं और ये हमेशा कैमरे पीछे रहा करते थे उस वक्त। और वो सफ़र कैसा था वो हम पूछना चाहेंगे आपसे। दरअसल क्या था कि उस वक्त कॉमेडी के शोज़ वगैरह तो थे नहीं इतने, और ये सबसे बड़ा शो आया जो मूवर्स एंड शेखर्स, और इसमें सब कुछ था। सटायर था, ह्यूमर था, कॉमेडी थी, बड़ा हिट और कामयाब शो था अपने दौर का। तो मुझे ये शो लिखने का मौका मिल गया। तो उस वक्त होता था कि अपने अंदर जो भी कॉमेडी और ह्यूमर है, सटायर है, वो किसी फॉर्मेट में तो बाहर निकले, क्योंकि मुझे तो उस वक्त टीवी शो या कॉमेडी शोज थे ही नहीं जी। इसलिए इस शो में एज अ राइटर ही, तो जब शेखर जी परफॉर्म करते थे तो ऐसा लगता था कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी लिखी हुई लाइन। अच्छा, जो आपको राइटिंग वर्क मिला उस टाइम पे भी आसान तो नहीं रहा होगा। जाहिर बात उस टाइम पे भी एंटर करना इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग समझते हैं कि अरे बॉम्बे जाएंगे और सब कुछ प्लेटर पे मिल जाएगा। तो वो पेनिट्रेट करना कैसा था? वो उस वक्त जैसे फिल्मों में रोल पा लेना कितना मुश्किल काम होता था, उतना ही मुश्किल काम है कि आप जाते थे, लोगों से मिलते थे, ये करते थे, लेकिन आसान नहीं होता था। क्योंकि लोगों को आप पे एतबार होना बड़ा मुश्किल काम होता है यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि खेल यहाँ पे करोड़ों का चल रहा होता है। हाँ। तो करोड़ों के खेल में दांव लेकिन ये रहता कि जब मैंने उनसे मिलना मुश्किल था, उस वक्त टीम से मिलना मुश्किल था, मिला, वहाँ पर भीड़ बहुत थी, उस भीड़ को क्रॉस किया, फिर हमको सुनाने का मौका मिला। तो जब सुनाने का मौका मिला तो लोगों को लगा यार ये कंटेंट में चीज़ों में दम तो है यार, भाई इनको बुलाओ, कल बुलाओ, ऑफिस में बुलाओ उनको, है ना, आप आइए सर। तो वो फटाक से आप आइए में बदल गया। तो मामला सारा कंटेंट का काम का कल भी था, आज भी, कि आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसी से आपकी इज्जत, मान, सम्मान, जगह सब कुछ उसी से। राजीव भाई, एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या आपको वो याद है जो आपने कंटेंट लिख के ले गया था पहली बार, जिसपे अप्रूवल मिला था आपको, वो याद है कुछ आपको? अब याद तो नहीं, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी इशूज़ पे होते थे। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त के जो हालात थे उसके ऊपर मैंने बनाया था। हाँ बनाया था, लिखा था। नहीं, कानपुर से जब निकले तो वह सफ़र आसान था? नहीं, कानपुर से निकले तो सफ़र तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुंबई पहुंचना ही मुश्किल था। मुंबई पहुंच करके जाएंगे कहाँ? अच्छा, कहीं पहुंच गए, फिर वहाँ से सुबह उठ के कहाँ जाना है, कल कहाँ जाना है, खाना कहाँ है, रहना कहाँ है, बैग कहाँ रखना है, यहाँ तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, काम किससे मांगना है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो बहुत ही मुश्किलातों भरा दौर था वो। धीमे धीमे ऊपर वाले की कुछ रहमत हुई, तमाम लोगों की दुआएं जो थी, धीरे धीरे कहीं पर पैर रखने को मिला है। इनको देखा, जॉनी लीवर साहब को देखा, इनको देखा, अच्छा ये कैसे कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, अच्छा ऐसा चलता है, वैसा। तो सब कुछ ऑब्जर्व करते करते कुछ लिखते पढ़ते, ये जर्नी जो है धीरे धीरे यूँ चल रही। लेकिन क्या जहन में आया कानपुर में कि यार बॉम्बे चलें? पता नहीं क्यों, मतलब मैं अच्छा खासा ग्रेजुएशन कर रहा था अपना, और साइंस का स्टूडेंट था, और केमिस्ट्री पढ़ाता भी था। आप केमिस्ट्री पढ़ाते थे? केमिस्ट्री पढ़ाते थे, केमिस्ट्री की क्लासेस लेता था मैं। तो मेरे पास अच्छे खासे स्टूडेंट थे, क्योंकि उस आसपास केमिस्ट्री पढ़ाने वाला कोई था नहीं। आज भी नहीं मिलते हैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाले तो केमिस्ट्री में मेरा हाथ बहुत अच्छा था। अच्छा। और बहुत मज़ा आता था मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में भी। तो केमिस्ट्री से लोग डरते भी थे। तो मैं, मेरा जो भी अपना तरीका था, बहुत आसान तरीके से मैं लोगों को अपने
बच्चों तो मैं बच्चों क्या बोलूँ, क्योंकि उसमें से कई जो थे मेरे साथ के स्टूडेंट थे जो 2-3 साल फेल हो गए थे, फिर वो निकला। तो बच्चे तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ स्टूडेंट जो थे उनको अच्छा लगता था। लेकिन फिर अचानक थिएटर वीटर हल्का फुल्का जुड़ा ही हुआ था। कुछ वहाँ के हालात ऐसे थे और 90 का दशक ऐसा था उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर धरना प्रदर्शन, बेरोजगारी, मंडल आयोग, साल साल भर एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं, मतलब बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। तो दिमाग भी उसमें बहुत कुछ घुमा हुआ था। और जिस परिवार से आते थे, मुझे जाना था मेडिकल लाइन में, तो उस वक्त अभी तो नीट वगैरह हो गया है, पहले वहाँ पे पीएमटी और सीपीएमटी एग्जाम जी, पीएमटी सीएमटी वो हाँ, ये तो वो दो, तैयारी कर रहा। हाँ और उस टाइम पे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थे। हाँ, कुछ नहीं नहीं था, था। तो बहुत टफ था। तो जब यहाँ पे कोई दोस्त यार थे जब आप बॉम्बे आप पहुँचे थे? नहीं कोई दोस्त यार नहीं, बस एक खुद ही वन मैन शो था, एक अकेला। तो रहे कहाँ आप आने के बाद? तो अभी मैं मतलब कहाँ रहा, कहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं एक मेरे दोस्त थे, तो उनके ताऊ जी यहाँ वसई में रहा करते, उनका लेटर कुछ लेकर के आया था। तो 2-4 दिन उन्होंने रखा, इसके बाद बोले यार अब पैकअप करो अपना, देखो। फिर कहीं दूसरी जगह किसी से आए लो सामान कहीं रख दिया, 4 दिन कहीं पर पड़े हुए हैं, किसी की दुकान शाम को बंद हुई, दुकान के तो बहुत मतलब टफ सा दौर ही अलग था वो। बहुत टफ दौर था, नो डाउट। उस टाइम ना फ़ोन ना कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं। आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, आपको कुछ काम पाने जाना, तो काम वाले भी तो मांगते होंगे भाई कोई कांटेक्ट नंबर दो मुझे। नंबर तो ये हर बार कॉन्टैक्ट नंबर का तो वो ये था कि बाद में जहाँ रहने लगा तो कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं, कोई मुझे कॉन्टैक्ट कहाँ करेगा। तो नीचे एक परचून की दुकान थी, उसके यहाँ उसका नंबर दे देते थे। फिर वहाँ से नीचे से एक डोरी बांध करके एक घंटी लगाई हुई थी ऊपर, जब फ़ोन आता तो घंटी टन टन बजाता था। और जैसे कपड़े में है टॉवेल वॉवेल पहन के ही अभी तुरंत भागते थे, पता नहीं कोई का नीचे गए और फिर जा करके फ़ोन पे बात करते थे। उनको 2 रुपये देने पड़ते थे एक कॉल के, तभी वो घंटी बजाते थे। घंटी बजाते थे। और साउथ इंडियन अन्ना थे, तो अच्छा कई बार अपने पास 2 रुपये भी नहीं होते थे। वो ऐसा फ़ोन का रिसीवर लेकर के पहले 2 रुपये देने का, अब फ़ोन काटेगा, अब फ़ोन काटेगा। फ़ोन अरे काट दिया कई बार। क्या बात है? हाँ, तो लास्ट टाइम को 2 रुपये बाकी रहे होंगे, मैंने नहीं। तो बड़ा मुश्किल दौर था वो। मोबाइल के बाद में फिर बहुत सालों बाद पेजर आया, है ना। जब पेजर आया तब थोड़ा सा पेजर में भी बड़ी तकलीफ थी। किसी के नंबर तो आ गया, अब वो नंबर देख रहा हूँ, नंबर वाला पेजर होता था, मैसेज वाला बाद में आया, थोड़ा महंगा भी था फिर जी। नंबर आया कि ये फलानी मैडम का फ़ोन आ रहा है, इनका आ रहा है। अब मैं फिर स्टेशन से उतर करके पीसीओ की तरफ भाग रहा हूँ, पीसीओ से फ़ोन कर रहा हूँ। अब पता लगा सामने वाला नहीं उठाया फ़ोन। कई बार क्या होता था, 1 ही रुपया है आपके पास और डाला हेलो 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 1 रुपया गेलो। तो बहुत अब आप वो दिन याद करते तो हंसते हैं। वो सब हंसी वाले पल तो है ही है, लेकिन वो दौर फिर भी अच्छा। हमेशा ये लगता है कि जब दौर आपका पिछला गुजर जाता है चीज़ें, तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो संघर्ष, वो परेशानियाँ, वो तकलीफ़ें, वो दिक्कतें, वो सड़कों की खाक अगर नहीं छानी होती तो बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता। और यहाँ तक का सफ़र इतना आसान नहीं होता। फिर आप पे भी नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगा था। नेपोटिज्म हमारे ऊपर तो लगना भी चाहिए, हमारे जैसे लोगों के ऊपर नेपोटिज्म का इल्ज़ाम है, क्योंकि हम तो सबको भाइयों बहनों मानते हैं। राजीव भाई, यहाँ पे जब आपको तनख्वाह मिलनी शुरू हुई तो पहले हैंडसम अमाउंट जो था वो याद है आपको, उसका किया था आपने? अरे तनख्वाह मिलते मैं पगला गया था। पगला गया था इसलिए कि किया क्या जाए। मैंने जब ये शो लिखना शुरू किया था मोर्स एंड सिंकर्स, तो उस वक्त अंधेरी स्टेशन से पैदल आता था, वीरा देसाई रोड पे यहाँ रहता था, पैदल आता था, पैदल जाता था। तो क्योंकि बस के भी पैसे और ट्रेन में तो बिना टिकट आ जाते, या पास बना होता था कई बार, वहाँ से पैदल ले जाकर। तो मुझे लगता था कि यार एटलीस्ट इतने पैसे आ जाए कि मैं अंधेरी जाऊँ, है ना। तो 2 रुपये बस में लगता था, 2 रुपये जाने के, 2 रुपये आने के।
ठीक है, 4 रुपये ये हो गए। और ऐसे ही 2 रुपये का 1 रुपये का वड़ा पाव, 1 रुपये की चाय, तो 10 रुपये हमारा डेली का खर्चा निकल गया है। 10 रुपये का ऐसा कोई काम नहीं है कि 10 रुपये डेली खर्चा। और जहाँ मैं रहता था उनको 300 रुपये देता था महीना। हाँ, तो ये मैं सोच के गया था कि यहाँ पे मुझे 500 रुपये भी मिल गए ना, मेरा काम अब चल जाएगा। मैं मीटिंग ये सब किया, करने के बाद में मेरा शो स्क्रिप्ट सब ओके हो गई, कल शूट है। फिर उन्होंने बोला बिल बना दो। हमने कहा बिल ये क्या होता है, कभी बनाया नहीं था बिल। बोले नहीं। तो हमने कहा पैसे दे दो। नहीं, बोले वो फॉर्मेलिटी होती है, ये वो, बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो हमने कहा फिर भी बना दो, देखा जाएगा। और चेक आया, ऐसा मैं 500 रुपये के लिए गया था। 500 रुपये में मेरा चल जाता आना जाना। मुझे 8,000 रुपये, 500 सोचे गए थे, 8,000 मिले। मतलब आज से अभी 8,000 रुपये हमारे ख्याल से आज के 1 लाख रुपये, एग्जैक्टली 1 लाख रुपये। और मेरे पास अकाउंट नहीं। फिर मैं जिनके साथ रहा करता था, सिराज भाई थे हमारे, वो पहले से रहे थे। तो सिराज भाई के साथ बैंक में जाके मैंने जॉइंट अकाउंट खोला। आज भी मेरा अकाउंट वहाँ साइन में कोलीवाड़ा में, वहाँ पर है, उनके साथ जॉइंट अकाउंट है। क्या बात है। जॉइंट अकाउंट खोला, फिर उसमें चेक लगाई, क्योंकि मेरा अकेले का अकाउंट भी नहीं खुल रहा था। ये डॉक्यूमेंट दो, ये दो, एड्रेस पर मेरे पास कुछ नहीं था। फिर वो किया, वो करते करते फिर 4 दिन बाद मैंने दूसरी स्क्रिप्ट लिख दी। 8,000 फिर आ गए। फिर आ गया। हाँ, फिर आ गए। तो पता चला महीने का 30, 35, 40,000 रुपये आने लगा, 50,000 आने लगा। तो राजा। अरे राजा चुके। अच्छा, स्वभाव के नेचर के ऐसे रहे कि इतना पैसा, तो जितने भी दोस्त यार, तो सभी परेशान थे, स्ट्रगल करते थे। हाँ। तो फिर सबसे पहले मैंने घर लिया, अच्छा। किराए का घर। अच्छा। अपना हाँ। किराए का घर लिया। और उसमें जितने भी दोस्त यार परेशान हुए, कोई से हुआ इधर आ जाओ। मेरे घर में मैंने लिया, और मेरे घर में 10, 12, 15 लोग रहते थे। क्या बात। और फिर किसी का प्रॉब्लम है, किसी को ऑडिशन देने जाना है, किसी को गाँव जाना है, किसी का कुछ नहीं है, आप होना ऐसे। तो उस वक्त पैसों का अच्छा भी लगता था, मज़ा भी आता था। तो बहुत सारे पैसे वैसे वो टाइम पे इतनी कदर की नहीं, लोगों को दे देना करना, और मैं कहता चल ही रहा है। फिर धीरे धीरे जब वो शो बंद हुआ, तब ये लगा कि अब मैं कहाँ हूँ यार। फिर दूसरे शोज लिखने शुरू किए, तीसरे। तो फिर वहाँ से पैसों का थोड़ा सा, फिर शादी हुई, तो एक छोटा सा, भाई ये अपना घर होना ज़रूरी है। एक अपना घर लिया, एक घर लिया छोटा सा। फिर ये लगा चलो इतना टाइम इसमें कट गया है, अभी दूसरा घर, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा। फिर मतलब एक जो भी जैसा था, जब पैसे वैसे आते थे तो मैं इन्वेस्ट करते थे। हाँ। तो अभी आप लास्ट टाइम जहाँ पर आए थे जी, विंडर मिल में। हाँ, तो वहाँ पर भी, यहाँ पर भी मेरा नीचे भी एक है। अच्छा। ये अभी मैं एक साल हुआ शिफ्ट। अच्छा। नीचे रहता हूँ। तो बाद में कुछ पर्सनल लाइफ की चीज़ें आपको पता होगा। जी जी, बेटे का। वहाँ से जी। तो वहाँ से चीज़ें काफ़ी कुछ बदलती रही, तो सब मैं छोड़ छाड़ करके फिर इधर। आज सुबह कम से कम यहाँ पे 50 लोग आ गए ऐसे। खैरियत मतलब मिलने वाले। अच्छा। हाँ, कुछ दोस्त यार थे, कुछ यूपी से आए थे, कुछ दिल्ली से आए थे। तो इलेक्शन वगैरह चल रहा है, तो सब लोग इधर उधर अपना काम और ड्यूटी और करने से तो आज सबका ख़त्म हुआ। कुछ लोग जा रहे थे, तो अरे नहीं आपको मिल के जाना है ये। तो कुछ बड़े लोग थे जिनके साथ में 6, 8, 10 लोग थे, ऐसे भी लोग थे। हाँ। अच्छा राजीव भाई, आप जो ना कॉमेडी के साथ साथ आप अपने कटाक्ष के लिए जो ना लोगों को बहुत पसंद किए जाते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं जिस अंदाज में आप कटाक्ष करते हैं। तो ये कटाक्ष जो है, ये कभी कभी लोग कहते हैं ये जो ना एक पार्टी से उठाए गए और ये दूसरी पार्टी में हमला करने के लिए इनको जो पैसे मिलते हैं, क्या ऐसा है? ये इल्ज़ाम कहाँ तक सही है? ये इल्ज़ाम नहीं, ये जो लोग ऐसा बोलते हैं जाहिलियत की निशानी है ना। अगर ऐसा होता कि इसका मतलब है ना कि सिर्फ पैसे के लिए मैं ये कर रहा हूँ ये लोग, तो मैं तो अपोजिशन का आदमी हूँ। और एक अच्छा कलाकार, व्यंग्यकार, कथाकार, कलमकार, पत्रकार, इनका काम ही होता है कि वो अपोजिशन में रह करके काम करें।
ये डेमोक्रेसी भी कहती है। राइट। आज से अगर हम सत्ता के हम अच्छाइयाँ वाहवाहियाँ करने लगेंगे तो वो तो चटकरता होगी, राइट। है ना। तो हमारा हास्य व्यंग सत्ता के अगेंस्ट ही आता है, वही काम मैं कर रहा हूँ। रही बात जो लोग ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं, ये तो किसी को भी कह देते हैं, आप दो बातें कह दो आपको कह देंगे। इनको तो मैं तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर मुझे ऐसे पैसे लेके ही काम करने हो तो सबसे ज़्यादा पैसे तो सत्ता पक्ष के पास है जी। है ना। और मुझे लोगों की गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ती है, क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, ऐसी बातें भी सुननी पड़ती है कि उससे पैसा ले लिया, ये कर लिया। तो सबसे ज़्यादा पैसे तो सत्ता पक्ष के पास है, तो मैं सत्ता पक्ष के लिए काम करूँ, वहाँ से पैसा भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगी। राइट। और वहाँ पे इस तरीके के कटाच करने वाले भी लोग नहीं, हो सकता कोई पद पोजीशन भी मिल जाए, हो सकता है कुछ और फिनांस कुछ और सुविधा मिल जाए, तो उनके लिए करें। मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा करके सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ। मैं इतने साल से कर रहा हूँ, 25 साल, राइट। 28 साल से तो आप देख ही रहे हैं। तो इससे पहले भी मैं यही करता था, तब ऐसे सवाल नहीं आते थे। अब देश का माहौल, चीज़ें इस तरीके की हो गई हैं, पैसों के दम पे बहुत खुला खेल होने लगा है जी। तो उन लोगों को लगता है कि शायद, लेकिन अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें अपने देश से प्यार है, वतन से प्यार है, जिन्हें अपने साथियों से प्यार है, पड़ोसियों से प्यार है, जो हक की बात करना चाहते हैं, बेहतर बात करना चाहते हैं, बेहतर एनवायरनमेंट चाहते हैं, है ना। और जो नफ़रत की एक बयार और माहौल ऐसा बन चुका है, उसके खिलाफ खड़ा होकर के एक अच्छी, एक शांत, एक बेहतर व्यवस्था देखना चाहते हैं। तो उनमें से एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ। और आई थिंक ऐसा सोचना, देखना, हिंदुस्तान की बेहतरी, पड़ोसियों की बेहतरी, सुख शांति की कामना करना, तो किसी धर्म में, मज़हब में और किसी माँ बाप के संस्कार में इसे खराब तो बताया नहीं गया है, नहीं। अच्छा ही बताया गया है। ये जो प्यार की आपने बात करी, तो आपका प्यार मोदी जी के लिए बहुत है। हाँ। तो कभी मोदी जी से बात हुई कभी आपकी नहीं उनके प्यार को लेकर? उनसे तो प्यार मतलब जो लोग उनसे प्यार करते हैं वो लोग उनसे बात नहीं कर पाते, है ना। अच्छा। हाँ, एक होता है ना कि आप किसी से प्यार करते हैं तो कुछ वादे इरादे होते हैं, कुछ सुबह शाम फ़ोन पे बात होती है ना, ये सब होता है। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। जो उन्हें प्यार करता है उनसे बात नहीं कर पाता और उनसे दूर ही रहता है। और कुछ लोगों को दूर हुए तो बहुत लंबा समय हो गया है जी, शायद उनको भी प्यार रहा होगा। तो प्यार के भी फॉर्मेट अलग अलग है। हम प्यार करते हैं ये एक अलग बात है, वो भी क्या इतना प्यार करते हैं, या उनके पास प्यार करने के और भी बहुत सारे माध्यम हैं, वो वहाँ पर बिजी हैं। कभी सामने पड़िएगा तो शायद उनकी आंखों में आपके लिए प्यार नजर आ जाए। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नज़र आए या ना आए, हिंदुस्तान के लिए प्यार नज़र आए, लोगों के लिए प्यार नज़र आए, इंसानियत के लिए प्यार नज़र आए, है ना। ये मैं चाहता हूँ, जो कि शायद इतना नहीं है, क्योंकि मैं भी एक ऑब्जर्वेशन का ये हूँ। एक शब्दों से बोल देना आई लव यू, है ना, और एक दिल से चाहना, दोनों का फ़र्क नज़र आता है। तो वो फ़र्क नज़र आता है। और देश के ज़िम्मेदार और सबसे बड़े पद पे बैठे हुए एक ऐसे शख्स जिनसे हम सब पूरा 150 करोड़ लोग उम्मीद यही करते हैं कि ये प्यार मोहब्बत की बात करें, और जहाँ पर नफ़रत की बात हो तो ये खड़े होकर के उस चीज़ को बायकाट करें, नकारें कि नहीं यार, यहाँ पर नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं, प्यार मोहब्बत वाला देश है ये। लेकिन उन्होंने शायद आज तक कभी ऐसा किया नहीं। जहाँ कहीं भी नफ़रत हो, चीज़ें माहौल, कभी उन्होंने किसी चीज़ को डिनाई नहीं किया, सामने से आकर उस बात को ये नहीं बोला कि भाई ये बात गलत है। जो कुछ हो रहा है वो कभी अपने मन की बात कर लेते हैं, अपने मन की बात करते हैं, दूसरों के मन की बात सुनते नहीं हैं। यही हमारे उनके कुछ डिफरेंस है। और बीइंग ए सटायरिस्ट, बीइंग ए ह्यूमरिस्ट, बीइंग ए कलमकार, बीइंग ए आर्टिस्ट, मैं जो देखता हूँ, जो ऑब्जर्व करता हूँ, वो मैं बोलता हूँ। अब उसमें तरह तरह से लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो उनकी सोच है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा धर्म है, मेरा हक भी है, इस तरीके की अव्यवस्थाओं के खिलाफ़, झूठ के खिलाफ़, जुगलों के खिलाफ़, देश को नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों के खिलाफ़ अगर कोई बात होती है तो मैं खड़ा होकर के आगे बोलूँ। बोलता आया हूँ, बोल रहा हूँ, और
जब तक हिम्मत है बोलता रहूँगा। कभी डर नहीं लगता है कि यार मैं इतना खुल के बात करता हूँ? देखिए मैंने आपको बताया ना कि डर किस बात का, डर अपनों से ही लोगों को डर लगता है, ऐसा नहीं है। किस बात का डर, भाई कुछ हार्म भी पहुंचा सकते हैं आप। समझ गए? हाँ, तो आप भी ये जानते हैं कि कुछ हार्म भी पहुंचा सकते हैं, इसका मतलब हार्मफुल लोग हैं ये, हाँ, हर जगह होते हैं। हार्मफुल लोग हैं ये, है ना, ये लोगों को भी पता है। तो ऐसे हार्मफुल लोगों से, है ना, क्या इनकी जगह देश में अच्छे समाज में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मैं क्यों डरूं? अरे मेरे प्रधानमंत्री हैं, हम सबने चुन के वहाँ पर बैठाया है, और बैठाया इसलिए कि नहीं नहीं भाई और बहनों मैं बैठा हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग को ऐसा। और डरना किससे? डरना सिर्फ एक, ऊपर वाली ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद किससे डरना? आपकी कभी कंगना से मुलाकात हुई है? कंगना क्योंकि बहुत अच्छी स्पोक्स पर्सन है, कभी आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई है बीइंग इंडस्ट्री फेलो में से? नहीं, करने से हमारी बहुत अच्छी मुलाकात रही है, और एक टाइम में हम लोग अक्सर मिला करते थे, है ना, यहीं पड़ोस में हमारा भी उठना बैठना था, उनका भी उठना बैठना था। तो जब मैं शेखर जी के घर पे जाया करता था तो अक्सर मुलाकात हो जाती थी। शेखर समझ गए। हाँ, तो बाकी वो उनको भी नॉलेज काफ़ी है, मतलब अच्छा। नहीं, नॉलेज उनको काफ़ी नहीं, उन्हीं को काफ़ी है, बाकी लोगों को नॉलेज नहीं है। तो कम से कम इंडस्ट्री में एक ऐसी पढ़ी लिखी काबिल शख्सियत है जिनको इतनी नॉलेज है, तो हमें बड़ा गर्व महसूस करना चाहिए कि कंगना हमारे आसपास, हमारे इंडस्ट्री में, हमारे जीवन में कंगना है, स्मृति ईरानी जी हैं, सब बड़ी काबिल और पढ़ी लिखी और बहुत मतलब जिनको कहते हैं कि ज्ञानी लोग हैं ये लोग, इनसे बहुत कुछ सीख। मेरा कहने का मतलब है जो आम इंसान जो है ना, जो दाल रोटी चावल में फंसा हुआ है, वो आम इंसान की हम बात कर रहे हैं आपसे कि आम इंसान ये सोचता है कि दाल रोटी चावल का जो उसके ऊपर असर पड़ता है, वो क्या सेलिब्रिटीज़ का असर पड़ता है, वो के ऊपर कोई वो क्या हार्डली मैटर्स उनके लिए। ये दाल चावल रोटी तो कोई सेलिब्रिटी खाती ही नहीं है, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि अलग अलग चीज़ों पे, जिस तरीके से गरीबों में, छोटे लोगों में दाल चावल और इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, वैसे बड़े लोगों में दूसरे तरीके का फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग ठीक है महंगाई है तो क्या करें यार, ऐसे ही है तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। कुछ लोग वोकल हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, तो बाकी जो प्रैक्टिकली जो है वो तो है ही है। चलिए, महंगाई है, बेरोज़गारी है, महिलाओं की असुरक्षा है, पूरे अगर हम देश की बात करें, हालात कोई ऐसे नहीं है। पहले हम लोग कुछ भी जोक बोल देते थे, हाँ हाँ लोग हंसते थे। आज कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये ऑन एयर होगा कि नहीं होगा, 50 बातें सोचनी पड़ती है। तो जो एक अपनी मस्त लाइफ थी, जहाँ पर हम सब, मैं कॉमेडियन हूँ, हंसाने के लिए बात कर रहा हूँ, लोग आते थे, हंसते थे, निकल जाते थे। आज सोचना पड़ता है एक जोक चुटकुला सुनाने के लिए। आप बोलता है डेमोक्रेसी जो कहीं ना कहीं पे जो है वो सप्रेस हुई है, कहीं पे कहीं बांधी गई है, उसको बंद रही है, पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं वाली बात ही नहीं है, पूरी तरह से बन चुकी है। बिल्कुल। क्योंकि मैं ये जो शो मोर्स एंड सेकर्स की बात कर रहा हूँ, आपको याद है कि मैं उसमें उस वक्त प्रधानमंत्री जी अटल जी हुआ करते थे। हाँ, अटल जी के बाद अटल जी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि ऐसा, उनके ऊपर जोक मारा। सोनिया गांधी जी ने ये कहा है, उनके ऊपर जोक मारा, है ना। इनके जो आज कर नहीं सकते हैं, सब चैनलों की हिदायत है कि आप प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले सकते, इनके ऊपर जोक नहीं ले, ये क्या है, ये क्या है? बहुत सारी फिल्में आपकी रिलीज़ नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। कई बार सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट दे देता है, वो सर्टिफिकेट दे देता है, लेकिन उसके बाद में जनता, बजरंग दल और पता नहीं कौन कौन दल वाले नीचे सड़क में जाओ, रिलीज़ नहीं होने देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। क्या है ये? राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक चीज़ आपको मुझे, इंडस्ट्री के मेंबर होने के नाते इंडस्ट्री में आप हैं हर तरह से, तो जो प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब प्रोपेगेंडा फिल्में हमने अचानक से देखी है, पिछले कुछ सालों से प्रोपेगेंडा फिल्में देखी, उससे पहले नहीं बनती थी ऐसा। बस तो आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। प्रोपेगेंडा फिल्में बनती नहीं, बनवाई जाती है।
उनको फाइनेंस मिलता है। ठीक है, तो बनवाई जाती हैं। आप अपने आप को हीरो बनवा लो, आपके पास पैसा हो, पैसा ले आओ, हम आपको हीरो बनवा देंगे कि इम्तियाज़ भाई का ये है, फलाना ढिमाका, और ये आपके बड़ी बड़ी बातें और चीज़ें, आपका कैरेक्टर और स्टोरी, ये सब कुछ भी बना लो प्रमोट करने के लिए। तो आपके पास पैसे दे दे करके बनवाया जा रहा है। बाकी ये कोई फिल्म है? एक केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, ये और वो, अब पैसे दे दे करके अपनी बात। फिल्म क्या होता है? फिल्म क्या होता है? फिल्म समाज का आईना होता है। राइट, समाज का आईना होता है, या एंटरटेनमेंट के लिए होता है। राइट। लेकिन उसमें आप आईने में ऐसा थोड़ी होता है, अगर ये सामने आईना लगा है, इसमें मेरा चेहरा भी दिख रहा है, आपका भी दिख रहा है, आप बैठे हुए। राइट। कोई थर्ड पर्सन की एंट्री फ्रेम में होगी, उसका भी चेहरा दिखेगा। राइट। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ पता चला कि ये चेहरा तो दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, और ये वाला दिखेगा, इसको हटा देंगे, इसको, तो वही प्रोपेगेंडा है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे अजीब भाई। हमेशा लगता है यार, हमेशा बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। दरअसल कि आप भी बहुत बेहतरीन इंसान हैं, और हमारा आपका तो बहुत पुराना है, हमारा आपका है, और आप भी बहुत शानदार इंसान, बेहतरीन शानदार इंसान जो होते हैं ना, वो हैं आप। वो चूँकि मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अरे ये मोहब्बत बनी रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। चलिए, बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, Thank you. थैंक यू सो मच।